हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोवालाज बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये लेक्चर नंबर 09 है। लेक्चर नंबर 09 में हम जिस टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं वो है यहां पर फाइलम एस्केलेंथीज। फाइलम एस्केलेंथीज में आने वाले जो मेंबर्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, वो राउंड वॉर्म भी कहलाते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है वो कंप्लीटली राउंड वॉर्म के ऊपर यहां पर आधारित होने वाला है। और ये एस्केलेंथीज फाइलम जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब तक मैंने YouTube पर जो है टोटल 8 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एनिमल किंगडम या एनिमल डाइवर्सिटी के बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल फीचर से स्टार्ट करते हुए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तक जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बातें आपको जाननी चाहिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और आज का ये लेक्चर जो है वो एनिमल किंगडम, एनिमल डाइवर्सिटी, जो हमारा क्लास 11th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसका टॉपिक है बेटा फाइलम एस्केलेंथीज, जिसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं, है ना। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, फाइलम एस्केलेंथीज से रिलेटेड जितने भी हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है, उन सभी पॉइंट को क्राइटेरिया मान करके, आधार मान करके मैं हर वो बात आपको डिटेल में, है ना, जो एनसीईआरटी में है वो भी और जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा गया है, वहां से जो चीजें हैं वहां से क्वेश्चन आ रखा है, तो उन सभी पॉइंट को कवर अप करते हुए आपको टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लेक्चर जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइलम एस्केलेंथीज जो है, फाइलम एस्केलेंथीज, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट आपको जानना चाहिए, पहले हम उसकी बात करते हैं बेटा। देखिए, फाइलम एस्केलेंथीज का एक और नाम होता है, ये तो आपको खैर आप सभी को पता है कि फाइलम एस्केलेंथीज जो है उसका कॉमन नेम बेटा यहां पर, या इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर होते हैं उसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, तो ये होता है यहां पे राउंड वॉर्म। क्या होता है? राउंड वॉर्म होता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आने वाले जो मेंबर हैं उसका कॉमन नेम बेटा यहां पर राउंड वॉर्म होता है। अब ये राउंड वॉर्म क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट भी मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। फिलहाल यहां पर आपको ये बता दूं कि बेटा एस्केलेंथीज तो यहां पर बोलते ही हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर आपको कभी कभी ऑप्शन में क्या मिल सकता है, आपको यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है निमेथेल्मिन्थीज, राइट है। तो इसे बेटा यहां पर हम निमेथेल्मिन्थीज भी बोल देते हैं, निमेथेल्मिन्थीज भी बोल देते हैं। और निमेथेल्मिन्थीज को बेटा यहां पर निमेटोडा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निमेटोडा भी कहा जाता है, राइट है। तो ये बातें जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एस्केलेंथीज, निमेथेल्मिन्थीज या फिर इसे निमेटोडा भी कहा जाता है। और इसमें आने वाले जो भी मेंबर हैं बेटा, उसको यहां पर कॉमनली जाना जाता है किस नाम से? राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। आई होप यहां तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एस्केलेंथीज जो होता है, आखिर इसे राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं, आखिर इसे राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर हमारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि बेटा अगर हम एस्केलेंथीज को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये हमें सर्कुलर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर राउंड वॉर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहां पर सर्कुलर अपीयरेंस शो करते हैं, ये सर्कुलर दिखाई देते हैं अपने क्रॉस सेक्शन में। तो सर्कुलर इन देयर क्रॉस सेक्शन, जब यहां पर इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर होते हैं, एनिमल होते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन देखा गया तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन में यहां पर सर्कुलर दिखाई देते हैं। और क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखाई देने के कारण यहां पर इस फाइलम में आने वाले जो भी मेंबर हैं उसको राउंड वॉर्म कहा गया, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सर्कुलर अपीयरेंस है, जिस बिहाफ पर इसको यहां पे राउंड वॉर्म बोला गया है, लेकिन जब हम इस फाइलम में आने वाले मेंबर का जो दोनों एंड देखते हैं बेटा, दोनों एंड देखते हैं, तो दोनों एंड जो है वो नुकीला होता है, टेपरिंग एंड रखते हैं। जरा मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। देखिए, इस फाइलम का सबसे बेस्ट मेंबर होता है एस्केरिस।
राइट है। देखिए यहां पर सबसे बेस्ट मेंबर, क्योंकि मोर कॉमनली जो क्वेश्चन में आपको बेटा यहां पर मिलेगा ऑप्शन, वो एस्केरिस का रहेगा। जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको क्या मालूम चलता है। बेटा मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन में ये सर्कुलर होते हैं, लेकिन अगर हम इसके एंड को देखते हैं बेटा, इसके एंड को देखते हैं तो ये नुकीला एंड हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो नुकीले एंड के लिए यहां पर एक वर्ड यूज में लिया जाता है कि ये नुकीले एंड रखते हैं, इसका मतलब है इसका जो एंड वाला हिस्सा है वो टेपरिंग एंड कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसका जो एंड वाला पार्ट होता है बेटा वो यहां पर क्या कहलाता है, वो यहां पर टेपरिंग एंड कहलाता है। तो जरा ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, राइट है। अच्छा देखिए यहां पर हमने यहां तक की बात कर ली है। एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो एस्केल्बिन्थीज होता है बेटा, ये जो एस्केल्बिन्थीज होता है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर ये बताने वाला हूं कि देखिए ये इसके हैबिटेट की बात करेंगे, प्लेस ऑफ लिविंग की बात करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये लैंड पर भी पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये टेरेस्ट्रियल नेचर के भी होते हैं। ठीक है, आइए हम इस पॉइंट को मेंशन करते हैं कि देखिए मैंने आपको क्या बोला कि बेटा ये एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक भी होते हैं और साथ साथ ये लैंड पर पाए जाते हैं, इसका मतलब है इसका नेचर बेटा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अच्छा एक और पॉइंट मैं यहीं पर आपको समझा दूं कि एक्वेटिक भी होते हैं और एक्वेटिक में हम बोलेंगे कि बेटा ये इनमें कुछ मेंबर जो होते हैं, कुछ मेंबर बेटा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, राइट है। कुछ मेंबर जो होते हैं बेटा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ मेंबर जो हैं यहां पर पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहां पर फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ जो मेंबर हैं या फिर हम कहेंगे जो मैक्सिमम मेंबर हैं बेटा वो तो पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो हम यहां पर मैक्सिमम वर्ड यूज में लेंगे कुछ के बजाय। तो देखिए यहां पर ये पैरासिटिक फॉर्म में भी हमें यहां पर देखने को मिलता है और पैरासिटिक फॉर्म में हमें जब ये देखने को मिलेगा तो ये डिपेंड रहेगा बेटा अपने होस्ट के ऊपर। हमारे एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि जो एस्केल्बिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं वो एज ए होस्ट यूज में लेते हैं एनिमल को भी। तो बेटा ये एनिमल को भी यूज में लेते हैं, एनिमल के साथ साथ बेटा यहां पर ये अपने होस्ट के तौर पर ये प्लांट्स को भी यूज में लेते हैं, राइट है। तो देखिए मैंने आपको यहां पर क्या पॉइंट समझाया है, जरा सुनिए ध्यान से। एक्वेटिक भी होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म भी होता है इनका और बेटा ये फ्री लिविंग भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट है। मैं यहीं पर ही एक एग्जांपल आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे हमने पढ़ा होगा है ना प्लेटीहेल्मिन्थीज में बेटा वो भी फ्री लिविंग थे, वो भी मैक्सिमम जो है वो एंडोपैरासाइट के फॉर्म में थे और कुछ मेंबर फ्री लिविंग थे। यहां पर भी इसके कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो वहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्री लिविंग में हमने वहां पर हमने प्लेनेरिया का एग्जांपल डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। और यहां पर एक एनिमल जो कि एस्केल्बिन्थीज इस फाइलम से ही संबंधित है बेटा, इसका नाम है यहां पर रेप्टाइटिस। क्या नाम है? तो बेटा इसका नाम है यहां पर रेप्टाइटिस। रेप्टाइटिस वो मेंबर हैं बेटा जो कि एस्केल्बिन्थीज फाइलम से बिलोंग करते हैं और फ्री लिविंग नेचर के होते हैं और बाकी जो मेंबर हैं बेटा वो पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं और ये अपने होस्ट के तौर पर एनिमल को यूज में ले सकते हैं और एज वेल एज ये प्लांट को भी एज ए होस्ट के तौर पर यूज में ले सकते हैं। आई होप आपको यहां तक की जो बात है वो क्लियर कट समझ में आ गया होगा, हमने यहां तक के पॉइंट को समझ लिया है। आइए एनसीईआरटी में दिए हुए इस पॉइंट को हम एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी ने इसको कैसे समझाया है, फिर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात भी बेटा हम यहां पर करेंगे। पहले एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का पेज एज सच मैंने यहां पर लिया है और इसके अकॉर्डिंग यहां पर एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है एक बार देखते हैं बेटा। देखिए लिखा है कि बॉडी ऑफ द एस्केल्बिन्थीज इज सर्क्यूलर इन देयर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में जो है सर्कुलर होता है ना, इसीलिए इसको राउंड वर्म कहा गया है ना। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलता है और होस्ट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों होता है। खैर ये तो अभी मैंने आपको बताया हूं कि भाई यही सारे पॉइंट तो हमें यहां पर डिस्कस किया है अभी, है ना। अब जो हमने अभी तक जो पॉइंट डिस्कस किया बेटा वो टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड था। अब हम यहां पर जो हम हर फाइलम में एक
एक करके बात कर रहे हैं बेटा, मतलब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पॉइंट, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो जरा देखिए, अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं ये है बेटा यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट है। देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताने वाला हूं, वही पॉइंट जो हम बाकी फाइलम में डिस्कस किए हैं बेटा, वही पॉइंट जो हमने बाकी फाइलम में डिस्कस किए हैं, है ना, वही सारे पॉइंट हमें यहां पर भी जानना है, ठीक है। देखिए क्या क्या है ये। सबसे पहले क्या हम यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पॉइंट डिस्कस करते आए हैं बेटा वो क्या है, क्या ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, LOO से रिप्रेजेंट किया है बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हम यहां पर बॉडी प्लान को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बॉडी प्लान की बात अभी मैं करने वाला हूं यहां पर। बॉडी प्लान के साथ साथ बेटा हम यहां पे नंबर ऑफ जर्म लेयर की बात करते हैं यहां पर बेटा, ठीक है, जर्म लेयर की बात करेंगे और साथ साथ यहां पर हम बात करेंगे इनमें पाए जाने वाले बॉडी कैविटी या सीलोम की बात करेंगे बेटा। पहले इन पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग निमेटोडा, निमेटहेल्मिन्थीज, राउंडवॉर्म, ठीक है। देखिए ध्यान से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज तक मैंने ऑर्गन लेवल की बात किया था, मतलब वो अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को ऑर्गन लेवल पे ही परफॉर्म करते थे। लेकिन अब एस्केल्बिन्थीज से लेकर के अप टू कॉर्डेटा, एस्केल्बिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक बेटा हम सभी में बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो होगा बेटा यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन सिस्टम यहां पर डेवलप हो गया था, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बॉडी प्लान बेटा, बॉडी प्लान जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सेक टाइप का था, ठीक है, लेकिन इसमें बेटा यहां पर बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बेटा। इसके बारे में मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लियरली समझा दिया है कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान जो होता है वो क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया था कि ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बॉडी प्लान है ऑलवेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलप टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें दो अलग अलग ओपनिंग होता है। एक ओपनिंग जो है वो माउथ कहलाता है, एक ओपनिंग एनस कहलाता है। दो अलग अलग डिस्टिंक्टिव ओपनिंग होते हैं, जिससे एक ओपनिंग से फूड अंदर आएगा और एक ओपनिंग से फूड बाहर जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने एज सच आपको समझा रखा है, बता रखा है बेटा, ठीक है ना। अब जरा देखिए एक और बात हम यहां पर करने वाले हैं, जर्म लेयर। तो बेटा यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब में ये क्लियर हो गया होगा कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, ये पॉइंट हमने बेसिस में भी डिस्कस किया हुआ है ना। जर्म लेयर की बात करते हैं। जर्म लेयर यहां पर 3 होता है बेटा, 3 है, मतलब तीनों जर्म लेयर यहां पर हमें देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इस बिहाफ पर बेटा ये क्या ये यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या ये यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल है। सिलोम, बॉडी कैविटी की बात करेंगे, याद कीजिए ये पॉइंट तो सबसे ज्यादा यूनिक है एस्केल्बिन्थीज में बेटा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो सिलोम होता है बेटा ये कहलाता है स्वेडोसिलोम। क्या कहलाता है? ये यहां पर स्वेडोसिलोम कहलाता है, राइट है। स्वेडो वर्ड का मतलब मैंने आपको सिखा रखा है, स्वेडो का मतलब होता है बेटा यहां पर फॉल्स, तो इसमें यहां पर फॉल्स टाइप का सिलोम हमें देखने को मिलेगा, फॉल्स टाइप का सिलोम हमें देखने को मिलेगा। स्वेडोसिलोम, फॉल्स सिलोम आखिर एस्केल्बिन्थीज में क्यों मिलता है? तो ये बात हमने पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अर्लियर लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है कि आखिर इसमें स्वेडोसिलोम क्यों पाया जाता है। इसको लेकर के हमने पहले ही पॉइंट डिस्कस किया हुआ है बेटा, राइट है। लेकिन फिर भी हम यहां पर एलिमेंट्री आइडिया लेने के लिए एक डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं, और उस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहां पर हमारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में क्या समझा रखा है बेटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमने यही सेम डायग्राम डिस्कस किया हुआ है ना। देखिए सपोज मैंने कहा कि इसके अंदर जो तीनों जर्म लेयर होते हैं, तो बेटा ये मान लो ये इसका गट है, राइट है। देखिए मैंने कहा ये इसका बेटा यहां पर गट है, गट या फिर ल्यूमेन जिसे हम बोलते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है बेटा। और बिफोर बर्थ एलिमेंट्री कैनाल गट कहलाता है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
तो बेटा ये जो अंदर अंदर का जो जर्म लेयर है, क्या ये एंडोडर्म है? बिल्कुल है, ये एंडोडर्म है। जो ये आउटर जर्म लेयर हमें देखने को मिल रहा है बेटा, क्या ये एक्टोडर्म है? हाँ है, राइट है। तो देखिए हम एक बार लेबलिंग कर लेते हैं कि बाहर बाहर का ये जो जर्म लेयर है, ये तो बेटा ये है यहां पर एक्टोडर्म। क्या है यहां पर? ये तो एक्टोडर्म है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो अंदर अंदर का जो जर्म लेयर है बेटा, ये है यहां पर एंडोडर्म। ये क्या है यहां पर? ये एंडोडर्म है। लेकिन इसमें जो मीजोडर्म होता है वो एक्चुअल में स्कैटर्ड पाउच लाइक पाया जाता है। आपको ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा। इसमें जो मीजोडर्म है वो बेटा ऐसे बिखरे हुए, है ना, थैली जैसा या बिखरे हुए पाउच जैसा पाया जाता है, राइट है। तो इसमें पाया जाने वाला जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउच लाइक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का सिलोम पाया जाता है? तो स्यूडोसिलोम पाया जाता है, फॉल्स सिलोम पाया जाता है। हमारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये डायग्राम बेटा स्यूडोसिलोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाने वाला जो मीजोडर्म है वो पाउच लाइक या थैली जैसे स्ट्रक्चर में स्कैटर्ड फॉर्म में है ना। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है कि बेटा ये डायग्राम आपको बनाकर दिया जाएगा, ये डायग्राम आपको दिया जाएगा और ये डायग्राम देकर के आपसे पूछेगा कि ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें पाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम जो है वो एस्केलेबिन्थीज में स्यूडोसिलोम के लिए यहां पर दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, तो ये जरूर आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने सिलोम की बात कर ली है। सिलोम के बाद जो है पॉइंट है बेटा, हम यहां पर बात करने वाले हैं सिमेट्री को लेकर के बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए हम यहां पर सिमेट्री के पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर सिमेट्री के पॉइंट डिस्कस करें तो सिमेट्री बेटा हम जानते हैं इसमें किस टाइप का सिमेट्री होता है। तो इसमें बेटा बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इसका मीनिंग आप जान चुके हैं कि एनिमल के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से होते हुए कोई प्लेन हमने गुजारा, कोई एक सिंगल प्लेन ही ऐसा होता है जो एनिमल के बॉडी को दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड कर पाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सिमेट्री के पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया बेटा। अब हम यहां पर बात करेंगे अबाउट नोटोकॉर्ड, राइट है क्या। हम यहां पर नोटोकॉर्ड की बात करेंगे। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट है। अच्छा चलो ठीक है भाई। अब हम यहां पे नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा हम यहां पर सेगमेंटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? सेगमेंटेशन। मैं लिखता हूं ऐसे ही, सेगमेंटेशन भी यहां पर एब्सेंट है भाई। सेगमेंटेशन तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा या फिर स्यूडो सेगमेंटेशन जो कि हमने प्लेटीहेल्मिंथीज में पढ़ा, ठीक है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है। अच्छा, एक और पॉइंट जो हम सभी फाइलम में डिस्कस करते आए हैं, हम यहां पर लिखेंगे बेटा, है ना, कि इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि देखिए, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही बेटा हम ये पॉइंट भी डिस्कस करते आए हैं सभी में, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। तो देखिए इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है बेटा, ये दोनों टाइप का हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि इनमें डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी होता है, इसमें यहां पर बेटा इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट यहां पर देखा गया है। अब आप ये जान गए होंगे बेटा, अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब लार्वल स्टेज यहां पर एब्सेंट है, और इनडायरेक्ट देखिए यहां पर कुछ मेंबर ऐसे हैं बेटा जिनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। तो अगर कुछ मेंबर में लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो लार्वल स्टेज के प्रेजेंस के बेसिस पे उसका डेवलपमेंट कैसा होगा हमने पढ़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टाइप का होगा, राइट है क्या। तो देखिए यहां पर मैं कहूंगा बेटा, यहां पर जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे स्कैरिस को लेकर के हम बात करते हैं बेटा, स्कैरिस को लेकर के बात करते हैं या फिर रेबडाइटिस को लेकर के बात करते हैं, तो इनमें जो लार्वा होता है बेटा उसका नाम होता है रेबडाइटिफॉर्म या रेबडिटिफॉर्म, राइट है। रेबडिटिफॉर्म लार्वा यहां पर इनमें पाया जा सकता है, राइट है। तो रेबडिटोफॉर्म लार्वा स्कैरिस या फिर रेबडाइटिस में प्रेजेंट होता है।
और इसी लार्वा के प्रेजेंस की वजह से इनमें डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट टाइप का हो गया। अच्छा, डायरेक्ट भी हो सकता है, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, राइट है। अच्छा, तो देखिए ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर क्लियरली समझा दिया, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट थे। पहले आपको सभी फाइलम में ये सारी बातें जो हैं आपको एलिमेंट्री आइडिया के तौर पे पता होना चाहिए। आई होप यहां तक के जो भी पॉइंट है बेटा वो क्लियरली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, हम एनसीईआरटी के वापस से उस पेज पे आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन भी मैं खुद समझाता हूं। पहले नोट्स, पहले खुद का कंटेंट, फिर एनसीईआरटी की बात करते आए अपन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस से पहले देखिए इस फाइलम में एक और पॉइंट यहां पर बताना बहुत जरूरी है बेटा, कि देखिए अगर हम यहां पर बेटा इस फाइलम के जो मेंबर हैं उसके बॉडी वॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम उसके बॉडी वॉल की बात करते हैं बेटा, तो बॉडी वॉल में यहां पर कुछ यूनिक बात हमें देखने को मिलती है कि बेटा इसका जो बॉडी वॉल है ना, उसमें कुछ लेयर्स हैं और उन लेयर्स को हमें एक एक करके यहां पर जानना है, ठीक है ना। देखिए बॉडी वॉल में कुछ लेयर हैं, तो मैं लिख रहा हूं कि बेटा बॉडी वॉल में कौन कौन से लेयर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बॉडी वॉल कंसिस्ट 3 लेयर्स। बेटा बॉडी वॉल में 3 लेयर्स पाए जाते हैं एस्केल्बिन्थीस के मेंबर में। अब ये तीनों लेयर जो होते हैं वो कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो एक जो लेयर बाहर बाहर की ओर होता है, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा बेटा, इसे हम कहते हैं यहां पर बेटा क्यूटिकल। अच्छा, उसके अंदर एक लेयर होता है जिसे बेटा हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर यहां पर मसल लेयर प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज में दोनों टाइप का मसल लेयर था उसके मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर। यहां पर इसके बॉडी वॉल को जब देखा गया तो एपिडर्मिस के अंदर की ओर केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ही प्रेजेंट होता है। तो बेटा एलएमएल आप जानते हैं, एलएमएल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन एस्केल्बिन्थीज में सर्कुलर मसल लेयर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो जरा देखिए इसके बॉडी वॉल का अगर हम सेक्शन कट करते हैं तो बाहर से अंदर की ओर कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा? आप कहेंगे बाहर बाहर की ओर क्यूटिकल है, एपिडर्मिस पाया जाता है, एलएमएल है ना पाया जाता है, बट सीएमएल यहां पर अब्सेंट है। केवल और केवल यहां पर मैं लिख देता हूं, केवल और केवल ओनली एलएमएल प्रेजेंट है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, क्या यहां तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है कि नहीं, बोलो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। एक डायग्राम यहां पर इसको समझाने के लिए एक डायग्राम यहां पर मैं बताता हूं कि किस तरह से यहां पर क्यूटिकल वगैरह प्रेजेंट होता है बेटा। मान लीजिए ये आउटर मोस्ट क्यूटिकल है बेटा, ठीक है ना, और ये इसके अंदर जो है एपिडर्मिस के कंडीशन को यहां पर कुछ इस तरह से बनाते हैं। एपिडर्मिस के कंडीशन को यहां पर ऐसा बनाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि एपिडर्मिस की क्या खास बात होती है, फिर इसके सबसे अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाए जाते हैं। जरा देखिए ध्यान से, देखो ये जो बाहर बाहर का ये जो लेयर मैंने बनाया है बेटा, ये यहां पर हमारा फर्स्ट लेयर है जिसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्यूटिकल है, ठीक है ना। ये एस्केल्बिन्थीस के मेंबर में पाया जाने वाला क्यूटिकल है। अब बेटा क्यूटिकल के बारे में कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या बेटा ये आउटर मोस्ट कवरिंग है? बिल्कुल है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और बेटा ये नॉन लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है और किरेटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। किरेटिन प्रोटीन से बना हुआ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और ये जो क्यूटिकल होता है बेटा, ये थिक कवरिंग होता है। थिक कवरिंग होता है जो कि इन पैरासाइट को अपने होस्ट के थ्रू जो एंजाइम रिलीज करते हैं, इनके जो होस्ट होते हैं कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, उन सभी एंजाइम के लिए क्यूटिकल रेजिस्टेंट नेचर का एक कवरिंग होता है। तो बेटा ये जो क्यूटिकल होता है ये क्या होता है? एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट है। तो हमने कहा ये रेजिस्टेंट है ना टू एंजाइम्स, रेजिस्टेंट है ना टू एंजाइम्स
ऑफ होस्ट, ये होस्ट के थ्रू जो एंजाइम रिलीज होता है बेटा, तो इन एंजाइम्स के लिए एडवर्स कंडीशन में जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो अनफेवरेबल कंडीशन में होस्ट के थ्रू रिलीज होने वाले एंजाइम के अगेंस्ट या फिर रेजिस्टेंट जो है ये फंक्शन प्रोवाइड करता है क्यूटिकल, इसको बचाने का काम करता है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने कहा कि नॉन लिविंग होता है और ये किससे बना हुआ था, तो एक प्रोटीन से बना था बेटा, इसे हम यहां पर क्रिएटिन प्रोटीन कहेंगे। तो क्यूटिकल के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बताओ, क्यूटिकल के जस्ट बाद बेटा यहां पर एपिडर्मिस पाया जाता है। एपिडर्मिस के पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस में बेटा कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म यहां पर पाया जा रहा है। मैंने कहा भाई ये देखो, यहां पर ये देखिए बेटा, ये इसके अंदर यहां पर इस तरह से साइटोप्लाज्म है। देखिए ये इसका एपिडर्मिस हो गया और ये इसके अंदर यहां पर कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म है। लेकिन बेटा जहां साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। देखिए ये साइटोप्लाज्म और इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे हैं। तो न्यूक्लियस अगर बहुत सारे हैं तो कंडीशन जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा बेटा, क्या यहां पर इस कंडीशन को यहां पर सबसे पहले मार्क करता हूं कि क्या ये सेकेंड लेयर है क्यूटिकल के जस्ट अंदर, यहां पर क्या प्रेजेंट है, तो बेटा ये यहां पर इसका एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस की क्या खास बात है भाई, एपिडर्मिस की खास बात ये है कि इसके अंदर बेटा यहां पर है ना न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे हैं। न्यूक्लियस बहुत सारे होता है तो बेटा इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल टर्म हम प्रोवाइड करेंगे और ये टर्म होता है सिंसाइशियल। क्या कहते हैं इसको, सिंसाइशियल कंडीशन। तो एपिडर्मिस में न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, सिंसाइशियल कंडीशन में देखने को मिलेगा, या फिर इसी को बेटा आप यहां पर बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत सारे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना, जिसे हमने यहां पर सिंसाइशियल कह दिया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और सबसे अंदर की ओर बेटा, सबसे अंदर की ओर बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होगा। सीएमएल तो होगा नहीं केवल और केवल, यहां पर एलएमएल ही यहां पर पाया जाता है। जरा आप मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, क्या यहां तक की जो बात है वो क्लियरली आप समझ चुके हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए यहां पर हमें बॉडी वॉल की बात करनी होती है, तीन तरह के यहां पर कवरिंग की बात करनी है। क्यूटिकल के पॉइंट मैंने आपको बताया, एपिडर्मिस, और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एपिडर्मिस जो है ना, एपिडर्मिस उसका सिंसाइशियल होना ये एस्केल्बिनथीस फाइलम का यूनिक फीचर है। ये एस्केल्बिनथीस फाइलम का यूनिक फीचर है बेटा, इससे इसकी पहचान है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने बॉडी वॉल की बात की। आई होप आपको यहां तक का पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए कुछ और पॉइंट रिगार्डिंग दिस फाइलम, है ना, समझाता हूं। देखिए क्या है, देखो एक और पॉइंट देखिए, अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट को देखते हैं तो देखिए मैंने प्लेटीहेल्मिन्थीज में बताया था कि सिफिलाइजेशन मतलब हेड फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्टार्ट हो गया। लेकिन जब एस्केल्बिनथीज की बात करते हैं तो एस्केल्बिनथीज के एंटीरियर एंड पर, है ना, हेड जैसा कुछ हमें क्लियर कट पार्ट देखने को नहीं मिलता। मतलब डिस्टिंक्ट हेड जो है, क्लियरली विजिबल, स्पष्ट रूप से दिखता हुआ हेड हमें नहीं मिलता, तो हम बोलेंगे इसमें सिफिलाइजेशन अब्सेंट होता है। ठीक है, एस्केल्बिनथीज में जब हमने इसका एंटीरियर पार्ट देखा तो हमें हेड जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया क्लियरली, तो हमने कहा भाई इसमें जो है ना सिफिलाइजेशन क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या बेटा सिफिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, तो सिफिलाइजेशन हम बेटा हेड फॉर्मेशन को कहते हैं। हेड फॉर्मेशन सिफिलाइजेशन कहलाता है और ये सिफिलाइजेशन इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। चलिए एक और वर्ड मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा इनमें क्या होता है कि मैंने बताया था इनमें स्यूडोसिलोम होगा। बेटा स्यूडोसिलोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड में जो प्रेशर लगता है, उस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, जो स्यूडोसिलोम में सिलोमिक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में प्रेशर की वजह से इनका बॉडी का शेप जो है वो मेंटेन रहता है। और ये सिलोम में भरा हुआ ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ना, स्यूडोसिलोम में भरा हुआ जो सिलोमिक फ्लूइड है बेटा, ये इनका हाइड्रोस्केलेटन बनाता है। तो देखिए स्केलेटन तो एब्सेंट है, स्केलेटन जैसा नहीं है यहां पर कुछ भी, लेकिन सिलोमिक फ्लूइड जो है वो एक्चुअल में इसका हाइड्रोस्केलेटन जैसा बिहेव करता है।
ठीक है ना। तो एक टर्म हम यहां पे यूज में लेते हैं कि बेटा एस्केल्बेंथीज जो फाइलम है उसके मेंबर में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने हाइड्रोस्केलेटन बोला है, मैंने स्केलेटन वर्ड यूज में नहीं लिया, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोस्केलेटन है ना, हाइड्रोस्केलेटन यहां पर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। सिलोमिक फ्लूइड जो होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इनके अंदर स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडोसिलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्या हम इसे यहां पे सिलोमिक फ्लूइड कह सकते हैं। और सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो हाइड्रोस्केलेटन जैसा बिहेव करेगा। तो हाइड्रोस्केलेटन वर्ड भी आपको यहां पर ध्यान रहना चाहिए। क्या आप यहां तक की बात समझ चुके हैं कि नहीं, बताइए। करेक्ट है। अच्छा सुनिए, एक और पॉइंट जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, सभी फाइलम में हम डिस्कस करते हैं बेटा। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम सीधे आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है ना। अब हमारा जो पॉइंट है बेटा, हम डिस्कस करने वाले हैं इस फाइलम में बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो देखिए सबसे पहले बेटा, देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में है ना, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा है यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने कहा कि भाई इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट टाइप का है। इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूं मैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहां पर कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल बेटा यहां पर कंप्लीट कंसीडर करते हैं, वेल डेवलप्ड होता है। अच्छा जरा सुनिए, वेल डेवलप्ड तो हम नहीं बोलेंगे, हमने कहा कंप्लीट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है ना, लेकिन ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है कुछ पार्ट्स के अंदर। जैसे इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने बोला कि क्या प्रेजेंट होता है, तो बेटा इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ प्रेजेंट होता है। इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेटा यहां पर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स के साथ साथ बेटा इसमें यहां पर इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी देखने को मिलता है ना। और साथ साथ यहां पर हमें यहां पर एक पोर देखने को मिलता है, एक्सक्रीटरी पोर, जिसे हम एनस कहते हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। वेल डेवलप वर्ड तो यूज में नहीं लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे जो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो वेल डिफरेंशिएटेड है। कौन कौन से पार्ट में, तो माउथ में, फेरिंग्स में, एनस में, इंटेस्टाइन में, राइट है। अच्छा तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट हो गया बेटा, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बहुत यूनिक पॉइंट है इसका, ये भी एस्केल्बेंथीज फाइलम का यूनिक फीचर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आता है बेटा, स्टार मार्क किया है मैंने। इसका फेरिंग्स जो होता है वो होता है बेटा मस्क्यूलर। इसका फेरिंग्स मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है बेटा। और इससे ये क्या करेंगे, जो लिक्विड फूड होगा उसको सक करेंगे। तो लिक्विड फूड को सक करने के लिए होता है, तो हम बोलेंगे इसका फेरिंग्स बेटा किस नेचर का है, सक्टोरियल नेचर का है। समझ रहे हैं आप, सक्टोरियल नेचर का फेरिंग्स है, मस्क्यूलर फेरिंग्स है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इंटेस्टाइन की बात करेंगे, इंटेस्टाइन वाला पार्ट बेटा ये मस्क्यूलर नहीं होता, ये नॉन मस्क्यूलर होता है। तो ये बात आपको ऐसे ही सच ध्यान रखना है। मैंने मस्क्यूलर केवल फेरिंग्स को बोला है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट मस्क्यूलर नहीं है। इंटेस्टाइन वाला पार्ट बेटा यहां पे नॉन मस्क्यूलर है, ठीक है। अच्छा तो मस्क्यूलर फेरिंग्स का पाया जाना एस्केल्बेंथीज का कैरेक्टर है, ये बात आपको यहां पर क्लियरली पता होना चाहिए। क्या आप यहां तक की बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। राइट है। अच्छा ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हमने यहां पर कर लिया है बेटा, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम यहां पर बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो बेटा यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें भी हम वही पॉइंट बोलेंगे जो बेटा हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में कहा था। क्या बोलना है कि रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस से होगा, है ना, थ्रू बॉडी सरफेस। तो हमने कहा रेस्पिरेशन बेटा यहां पर इनमें बॉडी सरफेस से होने वाला है। और जिस प्रोसेस से होगा, क्या बेटा हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी ये वर्ड यूज में लिया है, डिफ्यूजन, ठीक है क्या। तो क्या डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस से इनमें रेस्पिरेशन
यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम बेटा यहां पर इनमें पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ठीक है बेटा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी बताया था, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे एस्केल्मिन्थीज में भी नहीं पाया जाता, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अच्छा सुनिए, इसके बाद सीधे हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, जो बेटा यहां पर है इनका यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अगर हम यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है, सुनिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इनके अंदर है ना एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है। तो जरा एक डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिए, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई एक सेल है जिसका शेप होता है एच शेप, ठीक है, जिसे हम रिनेट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिनेट सेल। याद कीजिए, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपने पढ़ा। हम एस्केल्मिन्थीज पढ़ रहे हैं, एस्केल्मिन्थीज में रिनेट सेल होता है जिसका शेप एच लाइक होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या है कि कोई एच शेप का यहां पर जो है रिनेट सेल देखने को मिलता है। तो एच शेप बना रहा हूं मैं, और एच तो मैं बहुत ही अच्छे से बना पाऊंगा क्योंकि मेरा नाम ही एच से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे एच शेप का जो है कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तारीफ किया और बन नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह का यहां पे कोई स्ट्रक्चर हमें यहां पर देखने को मिलेगा एच शेप का। लेकिन इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको और बता देता हूं। देखिए जरा ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि यहां पे दो तो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट हैं और एक ट्रांसवर्स डक्ट है, ठीक है। तो ये डक्ट है यहां पर बेटा, यहां से कुछ ऐसा एक पोर निकला होता है, और ये जो पोर है ये पोर कहलाता है यहां पर एक्सक्रीटरी पोर। क्या कहलाएगा? एक्सक्रीटरी पोर। और इस पोर से जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। मैं इससे पहले यहां पर ये कह दूं कि इनके अंदर यहां पर एच शेप का कोई स्ट्रक्चर है बेटा, और एच शेप्ड स्ट्रक्चर को यहां पर क्या कहा जाएगा? तो बेटा यहां पर इसको कहा जाता है रिनेट सेल। क्या बोला? तो इसको हमने बोला यहां पर बेटा रिनेट सेल। रिनेट सेल जो है ये कुछ एक्सक्रीटरी कैनाल से बने हुए हैं। ये बेटा ये कैनाल है, और इस कैनाल को भी आप प्रोटोनेफ्रिडिया बोल सकते हैं। तो जरा देखिए, रिनेट सेल जो है इनमें यहां पर एक्सक्रीटरी कैनाल है, और इस एक्सक्रीटरी कैनाल को भी या फिर इस एक्सक्रीटरी कैनाल के लिए भी प्रोटोनेफ्रिडिया वर्ड यूज में लिया जा सकता है। यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, आई नो, लेकिन अभी मैं ये पॉइंट क्लियर करूंगा। इसमें भी यहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया वर्ड यूज में लेंगे। तो जरा देखिए, मैंने तो आपसे बस ये बोला है कि भाई यहां पे रिनेट सेल जो कि एच शेप का स्ट्रक्चर है उससे यहां पर एक्सक्रीशन होगा, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर है, यहां से इसका जो मटेरियल होगा अमोनिया, यूरिया, ये बाहर निकलेगा। सही बात है क्या? लेकिन अब जरा सुनो, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी कैनाल है बेटा उसको मैंने क्या बोला? यहां पर प्रोटोनेफ्रिडिया बोला। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटोनेफ्रिडिया ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी था, लेकिन सेल को हमने फ्लेम सेल कहा था। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो वर्ड है वो एक्सक्रीटरी कैनाल के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे फ्लेम सेल के अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल होगा जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोल रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज में। यहां पर भी रिनेट सेल है बेटा जिसका शेप एच लाइक है, लेकिन इसके अंदर जो कैनाल है उसके लिए हमने वर्ड कौन सा यूज में लिया है? प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, रिनेट सेल मतलब एस्केल्मिन्थीज और फ्लेम सेल सोलेनोसाइट कहा जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। यहां तक पॉइंट। अब जरा देखिए ध्यान से, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है, विजिबल है पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मैं आपको नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस बताने वाला हूं, जो कि है बेटा इसका नर्वस सिस्टम। इसका
नर्वस सिस्टम हम बात करेंगे बेटा, यहां पर इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा। इसके नर्वस सिस्टम जो है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में कुछ पार्ट्स पाया जाता है। देखिए इसमें यहां पर पाया जाता है क्या, तो बेटा इसमें पाया जाता है नर्व सेल, ठीक है, इनमें यहां पे नर्व सेल मिलेगा और साथ साथ नर्व सेल के साथ साथ बेटा इसमें नर्व कॉर्ड मिलता है। क्या मिलता है? नर्व कॉर्ड मिलता है। तो नर्व सेल मिलता है और साथ साथ बेटा यहां पे हमें नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। तो ये बात आप यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा देखिए, नर्वस सिस्टम में हमने यहां पे नर्व कॉर्ड की बात कर लिया है और इसके साथ साथ यहां पर कुछ पॉइंट एडिशनल मैं यहां पर ऐड ऑन कर रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा कि देखिए इसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। इस फाइलम के जो मेंबर हैं, इस फाइलम के मेंबर में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर ही सेंसरी ऑर्गन्स की भी बात कर ली जाए भाई, ठीक है ना। जरा देखिए सेंसरी ऑर्गन्स जो है यहां पर, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। सेंसरी ऑर्गन जो कि एस केल्विन-थीस में होता है, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करना। ये कुछ रिसेप्टर होते हैं बेटा। एक रिसेप्टर होता है जो केमिकल का सेंस करवाता है, जिसे बेटा हम यहां पर कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बेटा इसे हम यहां पर कीमो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कीमो रिसेप्टर के साथ साथ और सुनो, कीमो रिसेप्टर के साथ साथ यहां पर एक होता है बेटा टच रिसेप्टर, ठीक है ना, टच रिसेप्टर। और जो टच रिसेप्टर होता है उसके लिए हम यहां पर एक टर्म यूज में लेते हैं जिसे कहते हैं यहां पर टेंगो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? टेंगो रिसेप्टर कहते हैं। या तो आपने बोला टच रिसेप्टर या फिर आपने बोला टेंगो रिसेप्टर, ठीक है ना, ये पॉइंट। अच्छा देखिए, तो टच रिसेप्टर जो है इसको नाम दिया जाता है पेपिला या फिर इसी को कहा जाता है बेटा पेपिली। पेपिली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो टच का सेंसेशन करवाएगा, टच रिसेप्टर कहलाएगा। टेंगो रिसेप्टर आप बोलेंगे। केमिकल का सेंसेशन करवाने वाले कीमो रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो आप कीमो रिसेप्टर में दो रिसेप्टर्स की बात करेंगे बेटा। एक रिसेप्टर यहां पर कहलाता है एम्फिड। क्या बोला? एम्फिड। और एक रिसेप्टर यहां पर कहलाता है फेजमिड। क्या कहलाएगा? फेजमिड कहलाएगा। तो बेटा ये फेजमिड और एम्फिड ये दोनों कीमो रिसेप्टर होते हैं और पेपिली ये टच रिसेप्टर होता है, जिसे टेंगो रिसेप्टर आप कह सकते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से एस केल्विन-थीस फाइलम में मिलेगा, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। बोलिए यहां तक समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करता हूं, सुनो। अब पॉइंट जो मैं ऐड कर रहा हूं बेटा कि ये सारे रिसेप्टर कौन से वाले पार्ट पे पाए जाते होंगे, ठीक है ना। तो माउथ वाला जो पार्ट होता है उसमें लिप वाला हिस्सा होता है। अभी हम देखेंगे डायग्राम, उसमें मालूम चलेगा आपको कि माउथ या फिर लिप पे, लिप वाले पार्ट पे बेटा, ठीक है, ऑन लिप एम्फिड प्रेजेंट होगा। पेपिली भी बेटा यहां पर कहां प्रेजेंट होगा? तो ये भी लिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा। लेकिन बेटा ये जो फेजमिड है, ये फेजमिड एनस के पास होता है। किसके पास बेटा? ये एनस के पास होता है। मतलब लिप कहां होगा? लिप जो है वो एक्चुअल में माउथ की बात कर रहे हैं बेटा, माउथ का पार्ट है, ठीक है ना, माउथ के आसपास का रीजन है। लेकिन यहां पर जो लिप है उसके ऊपर एम्फिड और पेपिली प्रेजेंट है, पर एनस के पास क्या प्रेजेंट है? फेजमिड प्रेजेंट है। और ये सारे क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। बोलिए, ठीक है ना यहां तक पॉइंट? ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा, ये है यहां पर नर्वस सिस्टम के बाद हम यहां पर बात करने वाले हैं, है ना, रिप्रोडक्शन की। हम यहां पर बात करेंगे बेटा अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। जरा सुनो यहां पर ध्यान से। अब देखिए, अगर हम यहां पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये यहां पर हम बोलेंगे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। मेल फीमेल अलग अलग हैं, तो पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं कि सेक्सेस आर सेपरेट। बेटा सेक्सेस क्या है? यहां पर सेपरेट हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो क्या यहां पर बेटा यूनिसेक्सुअल टर्म यूज में लूंगा? क्या बोलूंगा? यूनिसेक्सुअल। एनसीईआरटी ने यूनिसेक्सुअल के लिए डायोसियस टर्म यूज में लिया है। तो बेटा डायोसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल जब सेपरेट हो, और मोनोसियस टर्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल के, सेम एनिमल के बॉडी में है।
तो बाइसेक्सुअल के लिए मोनोसियस वर्ड आप यूज में ले सकते हैं, यूनिसेक्सुअल के लिए डायोसियस वर्ड यूज में लेंगे। तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, तो कंडीशन को हमने बोला बेटा यहां पर यूनिसेक्सुअल। अच्छा जरा सुनिए ध्यान से, यहां पर एक और पॉइंट, जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा बेटा ये इंटरनल होगा। इनमें होने वाले फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, राइट है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा दूं कि रिप्रोडक्शन में ही एक और पॉइंट हम डिस्कस करें कि बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जिसकी चर्चा अब हम यहां पर करने वाले हैं। इसी बात को अब मैं यहां पे डिटेल में समझाने वाला हूं। और पॉइंट क्या है कि बेटा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अंदर पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी एनिमल को आपने देखा और आउटर अपीयरेंस के बिहाफ पर आपने ये कह दिया कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म याद करो, प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिस्टोसोमा में मैंने बता रखा है कि वहां पर भी हमने कहा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, मेल फीमेल को आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहां पर प्रेजेंट है, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएशन को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। और यह ध्यान रखना बेटा, यहां पर हमारे एनसीईआरटी में एस्केरिस का डायग्राम बना हुआ है, मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस। तो मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस में हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं क्या, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एस्केरिस जो है उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा तो क्या आप यहां तक की जो बात है वो क्लियरली समझ चुके हैं कि नहीं? क्या मैं यहां पर एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्विक रिवीजन करवाता हूं ताकि आपके ब्रेन में ये सारी बातें कंप्लीटली फिट हो जाएं। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस में डिवाइडेड है। फेरिंग्स बेटा ये लिक्विड जो फूड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको ये सक करेगा, सक्टोरियल नेचर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर केस कैल्बिनथीज का जो फेरिंग्स है बेटा वो मस्क्यूलर होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, इंटेस्टाइन बेटा यहां पे नॉन मस्क्यूलर है, इंटेस्टाइन नॉन मस्क्यूलर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर जो है बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर बेटा एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर एक सेल से होगा जिसका शेप एच शेप है, जिसे हम रिनेट सेल कहते हैं, है ना। इस तरह से यहां पर इसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है बेटा, और जो सब्सटेंस है एक्सक्रीटरी मैटर वो मेनली एक्वेट्रिक में बेटा यहां पर अमोनिया होता है, समटाइम यूरिया भी होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल है ना, और आप कहेंगे नर्व कॉर्ड का बना होता है, गैंग्लियन नर्व कॉर्ड का बना होता है। यहां पर सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए, टच रिसेप्टर, टैंगो रिसेप्टर और यहां पे कीमो रिसेप्टर, दो कैटेगरी के जो है सेंस ऑर्गन है। एम्फिड और फेजमिड कीमो रिसेप्टर हैं, और टच रिसेप्टर के तौर पे यहां पे पेपेली प्रेजेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्केरिस में देखने को मिलता है, सेक्सेस सेपरेट है बेटा, तो यूनिसेक्सुअल डायोसियस कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन यहां पर क्या होगा, इंटरनल। खैर ये पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बेटा इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है, और अगर यहां पे रेप्टिफॉर्म लार्वा जो कि एस्केरिस का लार्वा होता है प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया है। तो अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़ा वो क्या यहां पर आप समझ चुके हैं। सीधे हम एनसीईआरटी पे आते हैं बेटा, एनसीईआरटी का व्यू देखते हैं एक बार। एनसीईआरटी का व्यू देखेंगे और एनसीईआरटी ने इन बातों को किस तरह से बताया है एक बार वो देखते हैं, ताकि एनसीईआरटी की लाइन भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हमने यहां तक की बात की हुई है, लिखा है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सही बात है भाई। बाइलेटरल सिमेट्री बिल्कुल है ना। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसिलोम इनमें यहां पर पाया जाता है। स्यूडोसिलोमेट एनिमल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहां पर बेटा कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड है, विथ अ वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स, है ना। देखो कंप्लीट बोला है एलिमेंट्री कैनाल को, जिसका जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वो वेल डेवलप्ड है।
ठीक है, जिसको हमने मस्कुलर फेरिंग्स बोला है। देखिए, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। बेटा मैं यहां पर एच शेप की रिनेट सेल की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या यहां पर बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या रिनेट सेल में एक्सक्रीटरी पोर पाया जा रहा था? रिप्रोडक्शन के लिए एनसेट ने बोला है कि सेक्सेस आर सेपरेट, जिस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल मैंने कहा, डायोसियस भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, एक और पॉइंट, क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर है ना डिस्टिंक्ट, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, कैसे कर पाएंगे तो ये पॉइंट मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन यहां पर बेटा इंटरनल है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, है ना। अगर डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और क्या लिखा है यहां पर इनडायरेक्ट, मतलब अगर लार्वल जो स्टेज है बेटा वो अब्सेंट है तो डायरेक्ट बोलेंगे और प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां पर ये सारे पॉइंट हमने यहां पर समझ लिया है। मैंने ये जो बात आपको कहा कि इनमें मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस कंडीशन है, तो मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल और फीमेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक स्कैरिस जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, इस बात को एनसीईआरटी ने कैसे समझाया है। बोला है कि फीमेल्स जो हैं वो एक्चुअल में लॉन्गर हैं मेल के कंपैरिजन में, है ना। जनरली फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। आइए इसी बात को हम यहां पे बहुत ही बेहद डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्कैरिस का डायग्राम दे रखा है बेटा एनसीईआरटी के अंदर, और इसी डायग्राम में हम यहां पर हमारे थ्योरी वाले पॉइंट, जिसके बिहाफ पर मैं ये आपको समझाने वाला हूं कि आखिर यहां पर मेल फीमेल कैसे अलग अलग है। जरा देखिए यहां पर जो डायग्राम ए आपको दिख रहा है बेटा, ये यहां पर मेल है, ये यहां पर क्या है बेटा, ये मेल है यहां पर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम ए है बेटा ये मेल का डायग्राम है, मेल स्कैरिस है। डायग्राम बी जो है बेटा ये फीमेल स्कैरिस का डायग्राम है, इसका मतलब ये यहां पर फीमेल स्कैरिस है। जरा यहां पर हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट डायग्राम यहां पर है मेल स्कैरिस का, ठीक है क्या, और इधर वाला जो है यहां पर डायग्राम ये बेटा यहां पर फीमेल स्कैरिस है, ठीक है। ये यहां पर फीमेल स्कैरिस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से आप यहां पर दोनों को अलग कर सकते हैं, ये बात हमें एक एक करके जानना है, समझना है। पहले यहां पर मेल स्कैरिस की बात करते हैं बेटा। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी ने ही कहा कि जो फीमेल स्कैरिस है वो मोर लॉन्गर है, मेल स्कैरिस छोटा है ना। तो देखिए यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बेटा ये जो है ना ये स्मॉलर होता है, ये यहां पर स्मॉलर है, लेकिन जो फीमेल स्कैरिस का पॉइंट है बेटा क्या ये लार्जर और लॉन्गर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये लॉन्गर है, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनिए, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे स्कैरिस जो मेल स्कैरिस है बेटा, इसका टेल वाला हिस्सा मैं यहां पे ब्लैक कलर लेता हूं। देखिए इसका टेल वाला हिस्सा क्या यहां पर ऐसे कर्व्ड दिख रहा है कि नहीं आपको, ऐसे देखो यहां पर ऐसे कर्व्ड होता है, ठीक है। इसका टेल वाला हिस्सा इस तरह से कर्व्ड होता है। अगर टेल वाला हिस्सा यहां पर कर्व्ड है तो ये पॉइंट भी हम लिख दें यहां पर कि इसका बेटा टेल जो होता है मेल स्कैरिस का ये घुमा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसका जो टेल वाला हिस्सा होता है फीमेल स्कैरिस का बेटा ये स्ट्रेट होता है। यहां पर जो टेल वाला हिस्सा होता है वो स्ट्रेट है, तो बेटा ये यहां पर स्ट्रेट टेल रखते हैं। लेकिन अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, आप ये सोचते हैं सर कैसे, यहां तो समझ में आ रहा है, आपने कहा कि मेल स्कैरिस में जो टेल है वो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, पर यहां भी तो टेल जो है वो मुड़ा हुआ है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है कि लग रहा है कि फीमेल स्कैरिस के टेल को कर्व्ड बताया गया है, पर ऐसा है नहीं। फीमेल स्कैरिस जो है यहां पर सीधी होती हैं, स्ट्रेट होता है इनका पूरा का पूरा बॉडी, तो टेल जो है यहां पर स्ट्रेट होगा, है ना। अब सोचो जरा एनसीईआरटी में इस डायग्राम को अगर पूरे पेज में, क्या पूरे पेज में देते इसको, नहीं, तो इतने से डायग्राम को यहां पर हाफ पेज में दे रखा है, इस वाले पार्ट को यहां पे मोड़ दिया है ना। तो अगर इसको सीधा किया जाए तो एक्चुअल में ये यहां पर सीधा ही होता है बेटा पार्ट, है ना। ये एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसा दिख रहा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहां तो टेल, यहां भी तो मेल स्कैरिस की तरह फीमेल स्कैरिस में भी जो टेल है वो कर्व्ड दिख रहा है, नहीं, यहां पर जो है एनसीईआरटी का डायग्राम ऐसा है। ये एक्चुअल में किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट
टेल कंडीशन आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, मेल स्कैरिस फीमेल स्कैरिस में हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो जरा देखो हम यहां पर इनमें पाए जाने वाले कुछ अपर्चर या इनमें पाए जाने वाले कुछ पोर की बात कर लेते हैं बेटा। ये वाला मेल स्कैरिस है, तो बेटा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो इसका बेटा यहां पर माउथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये बेटा यहां पर माउथ कहलाएगा। तो यहां पर ये फीमेल स्कैरिस में भी ये वाला हिस्सा बेटा यहां पर माउथ है। ठीक है, एनसीईआरटी में बस केवल डायग्राम बना हुआ है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा यहां पर बेटा माउथ है। फिर यहां पर देखिए ये वाला एक पोर, यहां पे एक और यहां पे मेल और फीमेल स्कैरिस दोनों में एक पोर पाया जाता है बेटा, इसको हम बोलेंगे यहां पर एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पर? एक्सक्रीटरी पोर बोलेंगे, जहां से इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये यहां पे एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल स्कैरिस है इसमें बेटा एक और पोर पाया जाता है। फीमेल स्कैरिस में एक पोर यहां पर होता है जिसे हम कहते हैं बेटा गोनोपोर। क्या बोलते हैं? गोनोपोर बोलते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये फीमेल स्कैरिस में पाया जाता है, मेल स्कैरिस में नहीं होता। ठीक है, तो फीमेल स्कैरिस, अच्छा मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में कौन सा कंडीशन है। तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली माउथ और एनस में अलग अलग डिवाइडेड है। लेकिन एक बात आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो माउथ वाला मेल स्कैरिस में ये माउथ वाली ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग है बेटा इसे हम यहां पर एनस न बोल करके एक्चुअल में इसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं। यहां पर एनस की बजाय मेल स्कैरिस में एनस को कहा जाता है बेटा क्लोएका। तो यहां पे एनस नहीं है, आप बोलेंगे यहां पर क्लोएका है। और यहां पर जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग है बेटा, इस ओपनिंग को हम बोलेंगे एनस। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को फीमेल में हमने कहा एनस, लेकिन मेल में हमने कहा क्लोएका। तो क्या एक और पॉइंट हमें समझ में आ रहा है जिसके भी यहां पर मेल और फीमेल को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई स्कैरिस जो मेल स्कैरिस है उसमें एनस नहीं है, उसमें एनस जो है एक्चुअल में वो क्लोएका है। ठीक है ना, वो यहां पर क्लोएका है। लेकिन यहां पर बताइए क्या है, फीमेल स्कैरिस में हमने इस ओपनिंग को क्या बोला? बोलिए, क्या हमने इसको एनस बोला? तो क्या ये भी डिफरेंस हो गया कि नहीं? बोलो जरा। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे यहां पर। अच्छा ये डायग्राम है किसका भाई बताओ? ये डायग्राम हम स्कैरिस का पढ़ रहे हैं ना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ जरा? क्या हम ये स्कैरिस की बात पढ़ रहे हैं? अब ये जो स्कैरिस हैं उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो किस तरह से पाया जा रहा है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, इन दोनों को के बीच में डिफरेंस जो भी है वो बता करके। ठीक है, अच्छा चलिए एक और पॉइंट मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, अगर हम मेल स्कैरिस की बात करते हैं बेटा, तो मेल स्कैरिस में क्लोएका वाले पार्ट के जस्ट पास में कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा पीनियल सिटी। क्या बोले? पीनियल सिटी। करेक्ट है क्या? ये पीनियल सिटी की खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पीनियल सिटी है बेटा ये एक्चुअल में किससे बना हुआ है? तो ये यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और ये मेल और फीमेल के कांटेक्ट में आने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल का कांटेक्ट में आना, इसका मतलब है मेल और फीमेल ऑर्गन का कांटेक्ट में आना कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में हेल्प करता है बेटा। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये एक्चुअल में इनमें पाया जाने वाला एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है या कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो मेल स्कैरिस में जो क्लोएका वाले एरिया के पास है ना, ये पीनियल सिटी पाया जाता है बेटा, ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, और मैं इसके नंबर की बात करूं तो हम कहेंगे कि भाई ये पेयर्ड होता है। ठीक है, यहां पर ये पेयर्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कॉपुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करने वाला ऑर्गन या स्ट्रक्चर है। तो पीनियल सिटी को हम यहां पे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोल देते हैं। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए? ठीक है, अच्छा सुनो, अगर मैं यहां पर टोटल अपर्चर और पोर काउंट करवाऊं आपसे तो आप क्या बोलेंगे? मेल स्कैरिस जो है इसमें कितने पोर आपको देखने को मिल रहे हैं? माउथ, ये भी ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी पोर हो गया है ना, क्लोएका। लेकिन फीमेल में जरा आप देखो, गोनोपोर, माउथ है ना, और एनस और एक्सक्रीटरी पोर, इसमें तो 4 हो गए। क्या इसमें 4 अपर्चर हैं? देखिए, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, गोनोपोर और एनस। तो जरा देखिए यहां पर फीमेल स्कैरिस जो है बेटा, इसके अंदर टोटल हमने जब काउंट किया तो 4 अपर्चर हमें देखने को मिला।
4 एपर्चर 4 पोर हमें देखने को मिले। वहीं जो अच्छा फीमेल एस्केरिस में 4 एपर्चर फीमेल एस्केरिस में, राइट। लेकिन जो मेल एस्केरिस हैं उसमें हमें तो केवल कितने एपर्चर देखने को मिल रहे हैं? क्या हमें यहां पर केवल 3 एपर्चर देखने को मिल रहे हैं? क्या हमें केवल यहां पर 3 एपर्चर ही देखने को मिल रहे हैं मेल एस्केरिस में? इन सभी के बिहाफ पर मैं सीधे कह दूं क्या कि एस्केरिस जो है उसमें बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल और फीमेल को आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या यहां तक का पॉइंट आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो। करेक्ट है। अब जरा सुनो, एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, फिर सीधे हम यहां पर एग्जांपल वाले पॉइंट की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। उसके बाद ये फाइलम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस और मेल एस्केरिस के इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। क्या मेल जो होता है मेल एस्केरिस फीमेल के कंपैरिजन में स्मॉलर है, तो यहां पर फीमेल को लॉन्गर बोला गया है। मेल में बेटा टेल जो है वो कर्व्ड होता है, लेकिन फीमेल में ये स्ट्रेट है। बात सही है। जो मेल एस्केरिस है इसमें यहां पे क्लोएका ओपनिंग को हमने यहां पे क्लोएका बोला, लेकिन यहां पर हमने एनस बोला है बेटा, ठीक है ना। क्लोएका के पास पीनियल सिटी यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन बेटा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पीनियल सिटी यहां पे प्रेजेंट है मेल में, पीनियल सिटी यहां पर प्रेजेंट है ना, ये ए है, ठीक है। पीनियल सिटी जो है यहां पर प्रेजेंट है मेल में, लेकिन ये फीमेल में अब्सेंट है, फीमेल में अब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल एपर्चर यहां पर 3 है मेल एस्केरिस में, और फीमेल एस्केरिस में 4 एपर्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो जरा देखिए, क्या ये पूरा पॉइंट जो है हमने यहां पर एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को समझने के लिए हमने यहां पर समझा और जाना। आई होप आपको ये पॉइंट यहां तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, जरा देखिए, क्या हमने यहां तक जो पॉइंट डिस्कस किया उसके बिहार पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक ही क्वेश्चन है आज, है ना, एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो क्या फॉर्मेलिटी है, बस आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हर कोई हम सॉल्व करेंगे। एक पूरा लेक्चर जो है ना पूरे एनिमल किंगडम के क्वेश्चन का ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। मस्कुलर फेरिंग्स जो है, क्वेश्चन के लिखा है मस्कुलर फेरिंग्स जो है इज द फीचर ऑफ। अब इतना आसान क्वेश्चन भी होता है क्या मस्कुलर फेरिंग्स जो है, आप बताओ क्या ये एस्केल्बिनथीस के मेंबर में पाया जाता है ना। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और यहाँ पे टीनिया सोलियम ये तो प्लेटीहेल्मिन्थीस है, ल्यूकोसोलिनिया ये तो स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्जिला ये भी स्पॉन्ज है, तो यहाँ पे स्कैरिस मतलब एस्केल्बिनथीस ही दे रखा है, यहाँ पे एक ही मेंबर दे रखा है स्कैरिस, ठीक है। अच्छा, जरा सुनिए, यहां तक के पॉइंट हमने यहां पर समझ लिया है ना। और अब यहां पर सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, सीधे एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसको उधर नहीं, अलग पेज में लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल को हम अलग पेज में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के बाद ये फाइलम आपका हो जाने वाला है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जरा देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल आप सब जानते हैं मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा। मैं यहां लिख रहा हूं स्कैरिस। क्या लिख रहा हूं? स्कैरिस, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, स्कैरिस। तो बेटा ये एक तो स्कैरिस आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, कई बार स्कैरिस जो है उसके साथ इसकी एक स्पीसीज दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस, ठीक है, स्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है इसका स्पीसीज है, ठीक है। तो स्कैरिस लुम्ब्रिकोइडस स्कैरिस की ही बात कर रहे हैं। इसके लार्वा को हमने रेप्डिटिफॉर्म लार्वा बोला हुआ है, ये डिस्कस किया हुआ है। रेप्डाइटिस एग्जाम्पल पहले आ रखा है, वो फ्री लिविंग था बेटा, ठीक है। अब सीधे हम यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है बेटा यहां पे एनसाइलोस्टोमा। क्या है? एनसाइलोस्टोमा। इसको एनसीईआरटी ने बोला है बेटा, इसका कॉमन नेम होता है हुकवॉर्म। क्या होता है? इसका कॉमन नेम हुकवॉर्म होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल है ना जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैं लिख रहा हूं ट्रिक्यूरिस। क्या एग्जांपल है? ट्रिक्यूरिस। एक और एग्जांपल, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन में मिलेगा बेटा, इसीलिए बता रहा हूं मैं। तो देखो, एक है बेटा यहां पे ट्रिकिनेला, राइट है क्या? ट्रिकिनेला, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो एनसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म, ट्रिक्यूरिस हो गया, है ना, ट्रिकिनेला हो गया बेटा। और ये सारे के सारे
जो हैं ये पैरासिटिक फॉर्म में कहां पर पाए जाते हैं भाई? तो ये पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ये है बेटा यहां पर एंटेरोबियस, ठीक है, एंटेरोबियस। अब बेटा ये जो एंटेरोबियस है इसको हम यहां पर पिनवॉर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा हम यहां पर पिनवॉर्म कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं सीधे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम्पल के बारे में क्लास 12 एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पॉइंट दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए जानना जरूरी है। नाम है इसका बेटा यहां पर वॉचेरिया या वुचेरेरिया, कुछ भी बोलें आप, वॉचेरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है बेटा यहां पे वॉचेरिया। वॉचेरिया में दो स्पीसीज हैं, वॉचेरिया ब्रेनकोफोटाई और वॉचेरिया मेलाई, ठीक है। तो हम यहां पर केवल और केवल इसका जीनस लिख रहे हैं। वॉचेरिया के बारे में कुछ बात आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि वॉचेरिया एक तरह का डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है बेटा, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसका मतलब तो मैंने आपको कल के प्रीवियस लेक्चर में समझाया, जिसको अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग होस्ट चाहिए होंगे, है ना। तो इसको यहां पे दो होस्ट चाहिए बेटा, एक चाहिए इसको यहां पर इसका प्राइमरी होस्ट चाहिए इसको, तो एक बेटा यहां पर प्राइमरी होस्ट होता है, और प्राइमरी होस्ट बेटा यहां पर है ना वॉचेरिया के लिए ह्यूमन होता है, हम लोग होते हैं, ठीक है। और जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है बेटा, जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, ये फीमेल मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो है। तो देखिए यहां पर फीमेल मॉस्किटो इसका सेकेंडरी होस्ट है, फीमेल मॉस्किटो। और ये जो फीमेल मॉस्किटो है इसमें भी मैं आपको कहूं कि एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्यूलेक्स का, एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है एडीज मच्छर का, ठीक है। तो क्यूलेक्स मेनली क्यूलेक्स, ठीक है। अब एडीज को तो आप डेंगू में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फीमेल मॉस्किटो मतलब एडीज और क्यूलेक्स, तो ये इसका यहां पर बेटा 2 डिग्री होस्ट होता है, और प्राइमरी होस्ट मतलब जो 1 डिग्री होस्ट होता है ये यहां पर ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर इस वॉचेरिया की वजह से एक डिजीज हो जाता है, एक डिजीज होगा बेटा, और इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? इस डिजीज को एक्चुअल में देखिए मैं आपको बता दूं कि वॉचेरिया जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं फाइलेरियल वॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको यहां पर फाइलेरियल वॉर्म कहा जाता है, और इससे होने वाले डिजीज को यहां पर कहा जाता है फाइलेरियसिस डिजीज। क्या बोला है बेटा? फाइलेरियसिस डिजीज बोला है, या तो फाइलेरियसिस बोलते हैं बेटा, या फिर इसी को हाथी पांव रोग, या फिर कहा जाता है एलिफेंटिएसिस। क्या बोलते हैं? तो इसे ही यहां पर बेटा एलिफेंटिएसिस डिजीज बोलते हैं। तो फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस बेटा ये डिजीज हैं जो कि वॉचेरिया की वजह से हो रहा है। तो एक और बात मैं यहां पर क्लियरली आपको समझा दूं कि देखिए ये जो वॉचेरिया या फाइलेरियल वॉर्म होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर फाइलेरियसिस या फिर एलिफेंटिएसिस डिजीज होता है बेटा, एक्चुअल में इसमें ह्यूमन का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है? ये जो पैरासाइट होते हैं वॉचेरिया, ये सीधे लोअर लिम्ब के जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स हैं, उसके अंदर इंफेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्ब है, नीचे वाला जो पैर वाला हिस्सा होगा बेटा, वो फूल जाएगा, बहुत ज्यादा फूल जाएगा, और उसकी मॉर्फोलॉजी हमें बाहर से देखने पर लगेगा कि ये हाथी का पैर है। तो इसे यहां पे हाथी पांव रोग कहा गया या एलिफेंटिएसिस कहा गया, क्योंकि लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स में इंफेक्शन होने की वजह से उसमें लिम्फ जो है, जो कि एक फ्लूइड होता है, वो जमा होता रहता है, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्ब वाला हिस्सा होता है वो फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में इसमें जेनाइटल जो ऑर्गन है जैसे टेस्टिस, ओवरी भी यहां पे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बात यहां पर ही समझा देता हूं भाई कि यहां पर ये जरूरी है, क्योंकि 12th क्लास में दे रखा है इसके बारे में। प्राइमरी होस्ट में जो डिजीज हुआ बेटा, इस डिजीज में अफेक्टेड पार्ट क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में भी कौन सा पार्ट? तो मैं कहूंगा
यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में बेटा एक तो लिम्फ वेसल वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, लिम्फ वेसल, ठीक है, और लिम्फ वेसल के साथ साथ आप कहेंगे कि यहां पर लिम्फ नोड वाला जो हिस्सा है वो होगा अफेक्टेड, है ना, उसमें लिम्फ जो कि तरल होता है वो जमा हो जाएगा बेटा, ठीक है क्या ये पॉइंट। अब देखो जरा, अब लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड में हुआ, और क्रिटिकल कंडीशन में क्या जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल में उसमें भी इंफेक्शन हो सकता है, मतलब ये जेनाइटल ऑर्गन में भी बेटा, जेनाइटल ऑर्गन्स, इसका मतलब हम यहां पर बेटा टेस्टिस और ओवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी इंफेक्शन हो सकता है, वो वाला पार्ट भी फूल सकता है। इसका एक डायग्राम भी हमारे एनसीईआरटी में दिया है, 12th एनसीईआरटी में दे रखा है एलिफेंटियासिस का कंडीशन। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्या मैं एक बार क्विकली रिवाइज करूं और इस फाइलम को यहां पे फिनिश करूं बेटा, ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, ये ध्यान रखना है, एनसाइलोस्टोमा, ट्रिक्यूरिस और ट्रेक्नेला, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंटेरोबियस को हम यहाँ पे पिनवॉर्म कहते हैं, ये भी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वॉचेरिया, है ना, वॉचेरिया जिसे हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है बेटा, और ये प्राइमरी होस्ट इसके लिए ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट इसके लिए फीमेल एडीज और क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, और इससे डिजीज जो ह्यूमन में होता है उसे हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है। यहां तक का जो पॉइंट है वो पूरा क्लियरली आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा लास्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं। लिखा है स्केरिस जिसे राउंड वॉर्म बोलते हैं, हाँ भाई पढ़ लिए, वॉचेरिया बिल्कुल पढ़ लिया, फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को हमने हुक वॉर्म कह लिया। तो देखो एंटेरोबियस को पिनवॉर्म कहते हैं, एनसाइलोस्टोमा को आप बोलेंगे हुक वॉर्म। क्या यहां तक क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा एस्केल्बेंथीज फाइलम था बेटा, एस्केल्बेंथीज फाइलम था ये हमारा, और एस्केल्बेंथीज के बारे में हमने ये सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर लिया, है ना। पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने बॉडी वॉल में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हर वो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना था, ये सारी बातें, एक क्वेश्चन भी कर लिया, मस्कुलर फेरिंग्स वाला पॉइंट जरूरी है बेटा, है ना। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, स्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आई होप यहां तक का जो पॉइंट है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एस्केल्बेंथीज हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है बेटा वो फाइलम एनिलिडा है, जिसका लेक्चर भी कल ही अपलोड हो जाएगा। अब देरी नहीं करेंगे बेटा, आप बस साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और पढ़ते जाओ, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है। मैं ये चाहता हूं कि कमेंट में जरूर आप ये मेंशन करें ताकि मेरी एनर्जी और बढ़े, मैं और अच्छा कंटेंट और भी बेहतरीन कंटेंट आप सबके लिए लेके आऊं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में मिलेंगे बेटा, और फाइलम होगा फाइलम एनिलिडा, ठीक है। ओके, थैंक यू।